सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ और इनका जो जीवन काल है वो 11 नवंबर 1888 से 12 फरवरी 1958 तक। जन्म जो है वो 11 नवंबर 1888 को हुआ और कहाँ पर, मक्का के अंदर यानी सऊदी अरब के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म दिवस है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस। इसके अलावा ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे और इन्हें भारत रत्न दिया गया 1992 में। तो ये देखिए कि इनका जो परिवार था वो 1857 की क्रांति के दौरान इनका परिवार कहाँ चला गया, सऊदी अरब चला गया था। और वहीं पर इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ 1888 में और फिर वापस 1890 के अंदर इनका परिवार आकर भारत के अंदर कलकत्ता में बस गया। तो 1890 में ये वापस कहाँ आ गए, कलकत्ता में आ गए। अब देखिए 1899 में, अब देखिए इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा एक कविता पत्रिका लिखी जाती है नेरंग ए आलम के नाम से। नेरंग ए आलम, देखिए वैसे देखें तो इनके जो माता पिता थे, इनकी जो शिक्षा थी वो एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा इनको दी गई थी और इनके माता पिता खुद दोनों क्या थे, स्कॉलर्स थे। तो एक प्रकार से एक धार्मिक वातावरण के अंदर ये पले बढ़े, लेकिन इनके ऊपर जो नवीन शिक्षा थी, जो आधुनिक शिक्षा थी, जो आप चाहे पाश्चात्य शिक्षा की बात करो चाहे विज्ञान की बात करो, तो इस जो आधुनिक शिक्षा थी इनके ऊपर इनका गहरा प्रभाव था। तो इन्होंने न केवल धार्मिक शिक्षा को ही बढ़ावा दिया, इसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा है ना उसको भी बढ़ावा देंगे। और जब ये शिक्षा मंत्री बनेंगे तो महिला जो शिक्षा होगी इसके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो 1899 में इनके द्वारा नेरंग ए आलम एक कविता पत्रिका लिखी जाती है। 1900 के अंदर ये अल मिसबा नाम से एक पत्रिका लिखते हैं, जो क्या होती है, समसामयिक घटना पत्रिका। यानी कि जिस प्रकार से आज जो करंट अफेयर्स वाली बुक्स आती है ना, ठीक उसी प्रकार से इनके द्वारा एक अल मिसबा नाम से समसामयिक घटना पत्रिका लिखी गई। इनके जो जीवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कहोगे कि पत्रिका थी वो थी अल हिलाल, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से छपती थी। तो 1912 में इन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन किया, जो क्या थी, उर्दू में थी और साप्ताहिक थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो इस जो अल हिलाल के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने छापा, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसके खिलाफ इन्होंने इसमें छापा। इसके अलावा जो उस समय का जो वातावरण था देश के अंदर, कि 1905 के अंदर क्या कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और एक प्रकार से 1909 के अंदर मार्ले मिंटो अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता के बीज बो दिए जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे वातावरण के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, जो क्या कर रहा है, अंग्रेजों को टक्कर दे रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहा है और साथ में क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो इन्होंने जो अपने अल हिलाल के अंदर जो लेख छापे उसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाले लेख छापे। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य का तो वो विरोध कर ही रहे हैं, साथ साथ में इन्होंने क्या किया था कि 1908 के दौरान इन्होंने क्या किया था कि जो एशिया और अफ्रीका के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्होंने दौरा किया था। तो वहाँ पर जैसे मिस्र के अंदर ये जो कमाल पाशा थे, उनके साथ में इनकी भेंट हुई, उनके दोस्त बन गए थे। तो एक प्रकार से जो विश्व के राजनीति में जो घटनाएं हो रही थी उनको भी ये क्या कर रहे थे, इस अल हिलाल के अंदर ये छाप रहे थे। तो अल हिलाल के अंदर देखिए 3 बातें मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि एक तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ छापेंगे, एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए लेख लिखेंगे और एक जो विश्व के अंदर जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रमों यानी वहाँ के जो समाचार हैं वो क्या करेंगे, इस पत्र से ये छापने का काम करेंगे। जिससे क्या होता है कि ब्रिटिश शासन क्या होता है, इनके विरोध में चला जाता है, क्रुद्ध हो जाते हैं और 1914 में क्या कर दिया जाता है, अल हिलाल को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अल हिलाल के प्रतिबंध के बाद में क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा 1914 में ही अल बिलाग या अल बिला नाम से इसे पुनर्जीवित किया जाता है। यानी कि जैसे ही अल हिलाल को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, अल बिलाग के नाम से उसे पुनर्जीवित किया और कुछ समय बाद में इस अल बिलाग को भी क्या कर दिया जाता है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस प्रकार से था कि बंगाल का विभाजन हुआ था उसका भी विरोध किया इन्होंने, मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिकता की नीति थी उसका खुलकर विरोध किया, इसके अलावा जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया।
यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा से ही क्या रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में डटकर खड़े रहे। और जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, दो राष्ट्र की, भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो राष्ट्र बने, हमेशा से इस बात का विरोध किया। और जो मुस्लिम लीग ने जो एक सांप्रदायिकता की नीति अपनाई थी, उसका भी इन्होंने हमेशा ही क्या किया, पुरजोर विरोध किया। ये 1908 में एशिया व अफ्रीका के कई मुस्लिम देशों की यात्रा की, अभी बात की है अपन ने। उसके बाद में देखिए, जो इन 1914 में जब इनको प्रतिबंधित किया गया था, इनकी जो अल हिलाल को, पत्र को, और इन्होंने अल विला के रूप में इसे पुनर्जीवित किया। और 1916 में इनको क्या कर दिया गया था, फिर जेल में भेज दिया गया था, इनको नज़रबंद कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 और 1920 में खिलाफत आंदोलन चला था। और वो खिलाफत आंदोलन क्या था, आपको पहले की क्लास में भी बताया था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिमों को समर्थन लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इनको ये कहा कि जब भी हम युद्ध जीतेंगे तो जो खलीफा है ना, उसको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खलीफा के जो साम्राज्य उसका विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पहले विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश जीतते हैं, ब्रिटिशर्स जीतते हैं, अंग्रेज जीतते हैं, उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, जो युद्ध के दौरान ये बातें कही थी कि हम विभाजन नहीं करेंगे, तो ये एक प्रकार से क्या कर देते हैं, तुर्की के जो विभाजन है, तुर्की का विभाजन कर देते हैं। तो इसके खिलाफ पूरे विश्व के अंदर क्या था कि पूरे विश्व के अंदर जो भी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। और वही आंदोलन भारत में क्या कहलाता था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी समय गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, असहयोग आंदोलन होता है, उसके अंदर भी ये भाग लेते हैं। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं 1923 के अंदर। और 1923 में एक दिल्ली का जो कांग्रेस का जो दिल्ली का एक विशेष सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की। यानी जो दिल्ली का जो विशेष सत्र बुलाया गया था कांग्रेस का, उसके ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो इनके 35 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक के यानी उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और कौन से सत्र की अध्यक्षता की थी, तो दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। अब इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो है लेखन कार्य से संबंधित, और यहीं से क्वेश्चन पुट होने की संभावना होती है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इनकी ये जो बुक है इनसे संबंधित, और एक इन बुक और पत्र से संबंधित, और दूसरा है इनके जो कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की उनसे संबंधित। तो देखिए, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये क्या है, इनकी आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। और गुबार ए खातिर, ये इन्होंने अहमदनगर जेल में लिखी। जब 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, तो उसी दिन क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी आंदोलनकारी होते हैं इनको रात को ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसमें कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल इनको भेजा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं थे, अहमदनगर जेल के अंदर ही। तो इन्होंने अहमदनगर जेल के अंदर क्या किया, पत्र लिखे अपने दोस्त को, और उन्हीं पत्रों को क्या कहा जाता है, गुबार ए खातिर। और इसका बाद में क्या कर दिया, एक प्रकार से बुक के रूप में इसको संकलित कर दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, गुबार ए खातिर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुबार ए खातिर किसकी रचना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। और बेसिकली ये क्या थे, पत्र थे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दोस्त को लिखे थे। कहाँ पर, अहमदनगर की जेल में। अब देखो, इसको याद कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सी जेल में रखा गया और कौन सी जेल में उनके द्वारा गुबार ए खातिर लिखा गया। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या कर रहे थे, अहमद के खातिर क्या कर रहे थे, गुब्बारे फुला रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या कर रहे थे, अहमद के खातिर क्या कर रहे थे, गुब्बारे फुला रहे थे। तो ये याद हो जाएगा आपको कि अहमदनगर जेल में गुब्बारे खातिर किसके द्वारा लिखे गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसके अलावा दास्तान करबला इनके द्वारा लिखी गई। और तर्जमान उल कुरान, यानी कि ये कुरान के ऊपर आधारित है, तो तर्जमान उल कुरान भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक रचना है। नेक्स्ट देखें कि 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता व रामगढ़ का नाम मजहर रखा गया और इस चुनाव में इन्होंने एम.एन. राय को हराया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस को मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर भी इस रामगढ़ का जिक्र आया था
कि झारखंड के अंदर ये रामगढ़ जगह है जहाँ पर 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की जाती है। और इसी समय ठीक सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे होते हैं कि इन्हीं के पैरेलल एक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस भी किसान सभा के साथ में मिलकर वहाँ पर कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इस अधिवेशन में के अंदर क्या कर दिया था? रामगढ़ का नाम तो क्या कर दिया था? मजहर किया था। और जो ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एम.एन. रॉय को हराकर अध्यक्ष का पद धारण किया था। अब 1940 से 45 तक कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे सर्वाधिक समय के लिए। अब देखिए कैसे कि परिस्थितियां क्या थी इस समय की। तो 1939 में क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और 1940 में 1939 से लेकर के 45 तक युद्ध चलता है, दूसरा विश्व युद्ध। तो 1940 में ये क्या होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दोबारा कांग्रेस के लिए चुनाव होते नहीं है। तो 1940 से लेकर के 45 तक ये क्या रहेंगे? लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। 1900 भारत में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होते तो इनको कहाँ भेजा जाता है? अहमदनगर जेल में भेज दिया जाता है और यहीं पर ये क्या लिखते हैं? गुब्बारे खातिर लिखते हैं। 1945 में शिमला वार्ता, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 के अंदर, जहां पर जो भारत के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल आपको हो, तो जो भारत के वायसराय थे वेवेल थे, इनके द्वारा शिमला सम्मेलन बुलाया गया और मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को और इनको आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गए और वो मतभेद किसके लिए थे? कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको गठन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गई। इस कार्यकारिणी में क्या कहा गया कि 5 व्यक्ति तो क्या करने थे? कांग्रेस को चुनने थे और 5 ही व्यक्ति क्या किसे चुनने थे? अपनी तरफ से किसे भेजने थे? मुस्लिम लीग को भेजने थे। तो मुस्लिम लीग ने ये रवैया अपनाया कि वो अपनी बात पर इस बात पर अड़ गए कि कोई भी जो मुस्लिम व्यक्ति अगर इसके अंदर शामिल होगा तो वो केवल और केवल जो मुस्लिम लीग नामित करेगी वह ही क्या होगा? इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर वो मुस्लिम व्यक्ति केवल और केवल मुस्लिम लीग ही नियुक्त करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से तो देखिए किसे नियुक्त कर दिया गया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए भेजा गया। अब मुस्लिम लीग ये कर रही है कि अगर किसी मुस्लिम को अगर भेजेगा तो केवल और केवल कौन भेजेगा? मुस्लिम लीग भेजेगी। तो इसी बात को लेकर क्या हुआ? जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी उसके गठन की बातचीत को लेकर ये शिमला सम्मेलन जो था वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए चूंकि आपके जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूरा है तो उससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो सभी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ देखिए वेवेल का नाम आया है कि इस शिमला सम्मेलन के समय ना भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो वेवेल था। इसके अलावा आपको एक जगह और पढ़ा है मैंने सुभाष चंद्र बोस के अंदर कि वेवेल, वहां पर क्या पढ़ा था आपने कि जो लाल किले का जो मुकदमा चला था, लाल किले का मुकदमा जो चला था, रेड फोर्ट जो ट्रायल थे जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए थे और उनको क्या 3 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और वहां पर फिर लॉर्ड वेवेल ने क्या कर दिया था? इस फांसी की सजा को इन्होंने हटा दिया था, यानी कि फांसी की सजा से उनको बरी कर दिया था। तो इस समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवेल। और ये जो वायसराय नहीं आपको अच्छे से याद करने हैं। और एक तरीका तो इनका ये है कि जैसे जैसे आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे वैसे वैसे वायसराय याद हो जाएंगे। लेकिन दूसरा आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सी घटना के समय वायसराय कौन सा था? जैसे मान लो कि गांधी इरविन समझौता है। अब गांधी इरविन समझौता, तो यहाँ पर तो सीधा सा नाम ही आ रहा है कि गांधी और इरविन, यानी कि यहाँ पर वायसराय कौन है? इरविन है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? माउंटबेटन जो प्लान आया उस समय वायसराय कौन था? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको दिमाग में रखने हैं वायसराय से संबंधित। तो देखिए शिमला वार्ता में भी कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे 1945 के अंदर। अब देखिए ये तो इनका योगदान था स्वतंत्रता से पहले। अब स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में इन्हें क्या बनाया गया? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया और इनके निर्देशन में अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया, यानी कि इन्होंने अनेक संस्थानों के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसमें आईआईटी था, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके निर्माण में इनकी महती भूमिका रही। इसके अलावा 1953 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 में साहित्य अकादमी और 1954 में ललित कला अकादमी इनके निर्देशन के अंदर ही क्या हुआ था? इनका गठन हुआ था। यानी कि ये जब शिक्षा मंत्री के पद पर थे तो इन्हीं के प्रयासों से इन संस्थाओं का निर्माण हुआ था। वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।